हाँ भाई, लास्ट टाइम हमने कुछ कर लिया था, जैसे कि कुछ नोट्स कर लिए थे, एग्जाम्पल वगैरह समझा दिए थे, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह से के थ्रू भी बता दिया था कि मेजोरिटी क्या होती है, माइनॉरिटी क्या होती है, ये भी समझा दिया था। ऑलराइट, ठीक है। बाकी हमने कल फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। किसकी बात की थी? फंडामेंटल राइट्स की। देखो फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं? हमारे मौलिक अधिकार बोलते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारे चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही क्या होता है उसमें आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? आर्टिकल्स होते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है, ठीक है। 14 से लेके 18 तक है, ठीक है। 19 में तो उनके बारे में बताया गया है। बाकी जब आगे जब हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। अब देखो आ जाते हैं वापस अपने चैप्टर पे। दिस में शुड स्ट्रेंज बट दैट इज मीन बाय दिस इज दैट वी माइट एट टाइम फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट अ लार्जर इंटरेस्ट एंड इट कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस गार्ड अगेंस्ट दिस। मतलब अगर कोई बड़ा इशू होता है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को लेकर, ठीक है, अगर कोई बड़ा इशू होता है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट अगर कोई पड़ रहा है हमारा, मतलब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को लेके अगर कोई इम्पैक्ट ऐसा पड़ रहा है तो हम उसको भी रोक सकते हैं। बुक लाए तुम? बुक देना जरा। इसमें एक एग्जाम्पल है शबनम का। बुक खोलो, बुक में देखो, एक एग्जाम्पल है शबनम का। एक लड़की है, तो उसको सर ने या मैडम ने बोला कि कल तुम्हारा टेस्ट होगा या पेपर होगा, एग्जाम होगा, तो एग्जाम में 2 चैप्टर्स आएंगे। सुन लो, बाद में निकाल लेना, बुक घर पे देख लेना जाके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नहीं लाए हो बुक तुम? कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ जी, तो क्या था इसमें कि शबनम नाम की एक लड़की है। एक मिनट रुको जरा, मैं देखती हूँ कहाँ है। मेरे पास थी ना तुम्हारी बुक, देखो दिख रहा है क्या? एक एग्जाम्पल है इसमें, दिख रहा है? दिख रहा है अच्छे से? दिख रहा है अब? ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है, दिख रहा है? देखो इस एग्जाम्पल में क्या है कि शबनम इज इन अ फिक्स, शी हैज डिसीजन टू मेक। उसको एक डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? पढ़ लेते हैं। आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट। कल एक टेस्ट है जिसके लिए भी 2 चैप्टर्स को रिवाइज करना है, लेकिन उसी टाइम पे, जिस टाइम पे उसको चैप्टर रिवाइज करना है, उसी टाइम पे टीवी में उसका फेवरेट सीरियल आया हुआ है। क्या आया हुआ है? उसका फेवरेट सीरियल आ रखा हुआ है, उसको देखना है। अब उसके सामने दुविधा है कि क्या करे, पहले टीवी देखे या पढ़ाई करे। अगर वो टीवी देखती है तो पढ़ाई रुक जाती है, और अगर वो पढ़ाई करती है तो उसका सीरियल निकल जाएगा, ठीक है। तो वो अपने घर वालों से कह रही है, उसकी दादी से पूछ रही है कि तुम दुखी क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम अपसेट क्यों हो। तो वो कह रही है कि दादी आप सब लोग टीवी देख रहे हो, आप सब लोग टीवी देख रहे हो, तो मेरा भी टीवी देखने का मन कर रहा है, और कल मेरा एग्जाम है, तो हाउ विल आई गिव द एग्जाम टुमारो। ठीक है, तो क्या हुआ कि दादी ने टीवी को बंद करवा दिया कि हम भी नहीं देखेंगे, ठीक है, कि टीवी को हम भी नहीं देखेंगे, बंद करो, शबनम को तैयारी करनी है अपने पेपर की। तो हमारे अच्छे के लिए अगर कुछ है तो उसको अवॉइड कर। टीवी को अवॉइड किया फैमिली ने, उसने अपने चैप्टर्स को रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट जब वो गई एग्जाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, तो उसने देखा कि जो चैप्टर उसको रिवाइज करने थे उसी में से क्वेश्चंस आए हैं। और अगर वो टीवी देख लेती तो क्या होता, क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर पाती, टेस्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाती, और वो टेस्ट कैसे देती थी, बहुत गंदे नंबर आते। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई बड़े स्तर पे प्रॉब्लम हो रही है इस चीज से तो उसको रोका जा सकता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि जिनके अगेंस्ट हमें
डिसीजन लेना होता है जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दिया उन्होंने, इट इज पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स has come to acrimonious that we need a strongly dictator to set this right. पूरा पढ़ लेते हैं। Swept by this emotion, they might not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overgrow to provision that guarantee rights to citizens and protect their freedom. मतलब देखो, इसमें हमारी आज़ादी की बात भी करी गई है कि भाई हम अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमसे हमारी कोई आज़ादी नहीं छीन सकता। इसमें और क्या कहा गया है कि जैसे इमोशंस जुड़े हुए हैं हमारे, ठीक है, किसी चीज़ से हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, उसको कोई ठेस नहीं पहुँचा सकता। और जो हर किसी को, देखो, हर किसी को खुश नहीं रख सकते, हर किसी को खुश नहीं रख सकते। भगवान से भी प्रॉब्लम है लोगों को। भगवान से ये बोलते हैं कि हे भगवान, ये दिन 24 घंटे का क्यों है, 30 घंटे का क्यों नहीं है? 24 घंटे हम काम करते, 6 घंटे सोते। तो भगवान से भी परेशान है लोग, तो लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को खुश किया जा सके। कोई जब डिसीजन लेते हैं तो कोई दुखी होता है और किसी को सुकून मिलता है। लेकिन देखना ये है कि इन फ्यूचर क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है। अब देखो, जैसे डिसीजन लिया माता जी ने कि भाई टीवी बंद कर दो, इसको प्रिपरेशन करनी है, तो उसके अच्छे के लिए किया। जबकि टीवी देखने वाले लोग क्या थे, प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ एक लड़की थी। ठीक है, तो डिसीजन को देख के लिया जाता है कि भाई वो डिसीजन आगे क्या करेगा। ठीक है, मतलब वो हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर हार्मफुल है। और ये आगे तक देख के जो 300 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, बनाया था, उसके अंदर अपने अपने थॉट्स इंक्लूड किए थे, उन्होंने बहुत आगे तक सोच के उसको लिखा था। ठीक है, समझ में आया? चलो, और देखो, जैसे ये कह रहे हैं इसमें कि भाई डिक्टेटर टू सेट दिस राइट, मतलब कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, 300 बंदों ने जब उसको बनाया, अपने अपने थॉट्स उसके अंदर इंक्लूड किए, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई आगे जाने के बाद में इन फ्यूचर गवर्नमेंट कैसी होगी, इलेक्टेड बाय द पीपल होगी, मोनार्क होगी, ठीक है, या हिटलर की तरह होगी, जैसे वो तानाशाह था, तानाशाही करता था, ठीक है, अपना रूल चला रहा था, कैसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस बीम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, कि जो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इन चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा, इन चीज़ों को परमिशन नहीं मिलेगी। कि भाई जैसे देखो, अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका के अंदर, अमेरिका ले लो या और कोई कंट्री ले लो, कि जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है, मीन्स अगर वहाँ का प्रेसिडेंट यहूदी धर्म का है तो वो यहूदी धर्म को सपोर्ट करता है, क्रिश्चियन धर्म का है तो क्रिश्चियन धर्म को सपोर्ट करता है, मतलब एक पर्टिकुलर धर्म को वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में कोई ये नहीं कह सकता कि जी हम इस धर्म के हैं तो इस धर्म को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब ये है कि a good constitution does not allow these whims to change its basic structure। वो अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं, वो हर किसी धर्म का, वो चाहे ना चाहे, ठीक है, उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है कि तुम किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो लिखे हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, हाउ कैन एनीवन चेंज द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो एक अच्छा संविधान वही है जिसके अंदर ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई हम जिस धर्म के हैं। अब डॉक्टर वो थे, क्या बोलते हैं, APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है, इस्लाम धर्म से थे, तो उन्होंने तो कभी प्रायोरिटी नहीं दी इस्लाम धर्म को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अलाउ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े जाएंगे लोग। ठीक है, अब ये हैं राहुल गांधी है, मनमोहन सिंह जी आए, मतलब इतने सारे आए मिनिस्टर्स,
तो लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को नहीं कहा कि हम इस धर्म के हैं तो इस धर्म को प्रायोरिटी दो, कहा किसी ने? कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इट डज नॉट अलाउ फॉर, ये चीज़ सेम चीज़ है इसके अंदर। अब समझ में आया? हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, सुन लो। फ्रॉम दी अबाउ डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड, जो हमने इतनी सारी बातें इसलिए करी है आज से पहले, तो हमें क्या समझ में आता है कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी या फिर कंट्री। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, कंट्री होती है, उसमें संविधान का एक बहुत ही अहम रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अहम रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आया? जो इतनी सारी चीजें हुई कि भाई हम उसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, ये होगा तो कैसे होगा, ये होगा तो कैसे होगा, ये काम करेंगे तो कैसे करेंगे, जनता इलेक्ट करेगी तो कैसे करेगी, किसके लिए क्या कानून बनाए जाएंगे, कौन कौन से मौलिक अधिकार बनाए जाएंगे, तो ये सब चीजें हमने समझ ली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मतलब यहाँ पर है भाई, 20th सेंचुरी का मतलब है 1900, ठीक है। 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या चला? इंडियन नेशनल मूवमेंट चला, जिसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी हो गए। कौन थे? जो भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लड़े। मतलब उस मूवमेंट के अंदर क्या हुआ? विरोध हुआ उनका, किसका? अंग्रेजों का विरोध किया, हमें भारत छोड़ो आंदोलन चली, ठीक है, दिल्ली चलो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उस टाइम पे ये सब हुआ, तो द इंडियन नेशनल मूवमेंट चला उस टाइम पे, हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। किसके लिए? स्वतंत्रता पाने के लिए, कि हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉम ब्रिटिश से, अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए, रूल फॉर सेवरल डेकेड्स, मतलब जैसे भी ये रूल्स वगैरह वो हमारे से फॉलो करा रहे थे वो जबरदस्ती, ठीक है, अपने रूल्स को फॉलो करा रहे थे। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट, मतलब जो इसका मतलब है नेशनलिस्ट का मतलब है यहाँ पे देशभक्त। क्या है भाई? देशभक्त। हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील टू टाइम टू इमेजिनिंग दैट प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक, कि जो हमारा फ्री इंडिया होगा, जब इंडिया आजाद हो जाएगा तो वो कैसा होगा, ठीक है। जो फ्री इंडिया होगा वो कैसा होगा? अभी तक क्या हो रहा था? पहले 20th सेंचुरी से पहले क्या हो रहा था? अंग्रेज रूल बना रहे थे, हम उसको फॉलो कर रहे थे, जबकि हमारा उसमें कोई रोल भी नहीं था, फिर भी हम उसको इजीली फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा, जो इसके मेंबर्स थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट जब चल रही थी, कि भाई हमारा भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो वो कैसा होगा। अभी कुछ रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, तो तब कौन से रूल फॉलो किए जाएंगे, कौन से रूल फॉलो नहीं किए जाएंगे। जैसे अंग्रेजों टाइम से भी पहले क्या थी? सती प्रथा थी यहाँ पे, जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था तो उस औरत को जबरदस्ती उसी के साथ में जला दिया जाता था, ठीक है। मर्द के साथ में जीवित औरत को बिठा के रख देते, तो वहाँ पे बांध के, अब जैसे भी रखते होंगे, लेकिन दैट वाज हैपन, ऐसा होता था, ठीक है, ऐसा होता था। उसको बिठा देते थे, उसको सती कर देते थे वहाँ पे, है ना। तो ये सब खत्म किया इन्होंने। आगे आते हैं, अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन द मेकिंग। देखो फिर से वही बात आ गई कि अंडर द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश का रूल था, दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स, तो उनको जो रूल्स थे उनको फॉलो करना पड़ता था, उनको मानना पड़ता था। दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, जिनके अंदर उनका बिल्कुल भी कम रोल था या रोल था ही नहीं, उन रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता था। अब तुम हो, तुम बड़ी क्लास के बच्चे हो, अब जैसे छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, उनको मैं कहती हूँ कि भाई राइटिंग पेज करके लेके आने हैं, मंथ्स नेम करके लेके आने हैं, ठीक है, तुम्हारा डेज नेम करके लेके आने हैं, काउंटिंग याद करके आनी है, कैपिटल एंड स्टेट्स याद करके आने हैं। अब मैं तुम्हें भी यही बात कहूँ, क्योंकि तुम्हारे से कोई रोल ही नहीं है, लेकिन तुम्हें वो क्योंकि वो रूल है तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, जबकि तुम्हारा कोई रूल ही नहीं है। दैट्स व्हाई इसमें भी ऐसा ही था कि इंडियंस को कोई रूल नहीं था, लेकिन फिर भी उनको उसको ओबे करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। किसके रूल? अंग्रेजों। नेक्स्ट आते हैं, द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथराइजेशन रूल्स अंडर द कॉलोनियल स्टेट्स कन्वीन। देखो यहाँ पे स्टेट का मतलब कोई स्टेट नहीं है, ये स्टेट क्या होता है वो आगे समझाएंगे,
ठीक है, इंडिया इज दैट फ्री, इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेटिक इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। अब जब हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हर कोई वोट दे सकेगा, जो चाहे वो इलेक्शन में खड़ा हो सकेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसा हमारा भारत होना चाहिए कि हमारी जो सरकार होगी वो कैसे होगी, ठीक है, कैसी सरकार होगी, कैसे चलाया जाएगा भारत को, कैसे उसके ऊपर रूल किया जाएगा, कैसे इतने सारे दिन तक को मैनेज किया जाएगा, सबसे अलग अलग कल्चर है, हम सबको कैसे मनाएंगे उस चीज़ के लिए कि तुम इस रूल को फॉलो करो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है व्हाट रिमेन्ड टू बी डन देन was the work out the ways in which the democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning, कि वही चीज़ सेम कि फंक्शनिंग कैसे होगी, जो गवर्नमेंट की बात हो रही है उसमें सेटअप कैसे करेंगे, जैसे घर होता है, घर को बनाने के लिए पहले ही सोच लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे दरवाजा होगा, ईंट लगेगी, सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा और क्या लगेगा उसके अंदर, तो उन सब चीज़ों को पहले लेके आते हैं ना, तभी तो बनाते हैं घर। वैसे ही सब चीज़ों को यहाँ पे लेके आया और उसके बाद में हम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम इसके बाद तैयार करेंगे। चलो बाय बाय। हाँ जी, दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन, बाय अ ग्रुप। क्या था यहाँ पे कि किसी एक इंसान ने इसको नहीं बनाया था, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक बंदे ने नहीं बनाया, इसमें बनाने वाले कितने थे, अराउंड 300 पीपल, कितने 299 बंदे थे तो 300 बोल दिया। ठीक है, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, मतलब ये सब थे बड़े बड़े, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी वगैरह। ठीक है, हु बिकम मेंबर्स ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो इस असेंबली के मेंबर्स बने कब, 1946 में। हु मेट प्रीसियसली periodically for the next 3 years to write Indian Constitution, तो मतलब 3 साल तक, अगले 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते रहे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को हाथों से लिखा गया है, किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण जी ने। ठीक है, उनका पूरा नाम था प्रेम बिहारी नारायण और किरण था भाई पूरा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नोट कर लो। प्रेम बिहारी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले जिन्होंने उसको हाथों से लिखा था, ठीक है, और इंग्लिश में लिखा था उस टाइम पे, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राव दादा राव। ठीक है, ये उनका नाम था, रायजादा। रायजादा क्या नाम था भाई, रायजादा। चलो हो गया। अब देखो, these members of the Constitutional Assembly had a huge task before them, कि उनके पास में ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, सबसे लंबा संविधान है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 3 साल में बनके तैयार हुआ था। इसको 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना की गई थी। और इनके मेंबर कौन थे, इनके मेंबर क्या थे, इनके चेयरमैन कौन थे भाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चेयरमैन कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ के क्या थे, चेयरमैन थे। किसके चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। कब स्थापना हुई थी, 1946 में। इसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। पहली मीटिंग किसकी पहली मीटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद देखो, द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज who spoke different languages, belongs to different religions and had distinct culture। सबका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग। देखो, तो कंट्री के अंदर क्या है, कम्युनिटीज है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस, अलग अलग धर्म से है, अलग अलग जाति से है, और उनके कल्चर्स भी अलग अलग है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था जिसको सब आसानी से इजीली फॉलो कर सके। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो।
सबके इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके यहाँ पे, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो असेंबली के सामने सबसे बहुत बड़ा क्या था, टास्क था। ठीक है। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसीडरेबल ट्रबल, वही कि मतलब सोच विचार के में डूबे हुए थे और इसको फुलफिल करना था। बहुत सारी चीजें क्या थी, बदल रही थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था तो क्या हुआ, बहुत सारी चीजें बदल रही थी। पहली कुछ और चीजें थी, अब कुछ और नई बन के सामने आ रही थी। नेक्स्ट आते हैं, द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या हुआ, जब कंट्री को दो भागों में बांटा गया, किस किस में, इंडिया में और पाकिस्तान में, was meet some of the princely states, कम से कम 500 क्या थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जहाँ पे राजा राज्य करते थे, अलग अलग उनके स्टेट्स थे। तो इन सबको क्या करना था, यूनिटी बनानी थी। इन सब की अलग अलग जो स्टेट थे उन सब की क्या करनी थी भाई, यूनिटी बनानी थी। तो ये काम किसको सौंपा गया, गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मैंने कल भी बताया था, किसको सौंपा गया एक काम, कि तुम्हें एक यूनिटी बनानी है, इन सबको एक करना है और भारत बनाना है। डिमांड एंड डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर्स एंड द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपेयर डिसमल। मतलब जो अलग अलग लोग हैं, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो उस टाइम पे कहा गया कि जिसको भारत में रहना है वो भारत में रह जाओ, जिसको पाकिस्तान में मिलना है वो पाकिस्तान में मिल जाओ, और जिसको अलग रहना है, सबसे फ्री रहना है, वो फ्री रह सकता है। तो हैदराबाद में और जूनागढ़ है गुजरात के अंदर, वहाँ पे, और मतलब एक तो जगह पे ऐसा हुआ था जो नहीं चाहते थे हिंदुस्तान के अंदर रहना, अलग रहना चाहते थे, तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो उन सबको क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन सबको एडजस्ट किया उस टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन दी माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या किया उन्होंने, इस तरह से सोच विचार के गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, लिखा उसको। ठीक है। क्या किया, तो उस टाइम पे डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखा गया भाई, यूनिटी का भी ध्यान रखा गया, और उसके अकॉर्डिंग हमारे संविधान को बनाया गया। ठीक है, हमारे संविधान को इस तरह से बनाया गया।